हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस कॉस्ट ऑडिट। आज हम लागत अंकेक्षण को डिस्कस करेंगे। देखिए, आज की तेज़ कंपटीशन के टाइम में हम देखें तो वही व्यवसायी सक्सेसफुल होता है जो अपनी प्रोडक्ट जो वस्तु है उसकी कॉस्ट पर अगर कंट्रोल रखने में सफल होता है। कॉस्ट पर कंट्रोल करना और ये देखना कि प्रॉफिट बढ़े, इसके लिए ज़रूरी होता है कि कॉस्ट से रिलेटेड जो अकाउंट हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट से अलग रखे जाएँ। कॉस्ट अकाउंटिंग की जांच कर ये पता लगाना कि वे प्रॉपर वे में सही हैं या नहीं, और उनका वेरिफिकेशन करना ही कॉस्ट ऑडिट है। कॉस्ट ऑडिट से तात्पर्य लेखों की शुद्धता का सत्यापन एवं लेखाकर्म की योजना का पालन करने से है। डॉक्टर N.L. शर्मा के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑडिट is an examination of costing information of an entity। लागत अंकेक्षण किसी संस्था की लागत संबंधी सूचना की जांच है। लागत अंकेक्षण लागत लेखों और उनको रखने की कला और पद्धति की विस्तृत जांच है, जिसमें उसकी सत्यता और लागत लेखांकन के उद्देश्यों का अनुसरण हो सके। इन डेफिनेशन के बेसिस पे कह सकते हैं कि लागत अंकेक्षण से आशय लागत लेखों का सत्यापन करना, लागत से संबंधित योजना के क्रियान्वयन की जांच करना और ये देखना कि संस्था द्वारा रखे गए लागत खाते ठीक प्रकार से रखे गए हैं या नहीं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, लागत अंकेक्षण के उद्देश्य। देखिएगा, लागत अंकेक्षण सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए इसके सार्वभौमिक उद्देश्य ज्ञात नहीं किए जा सकते। फिर भी हम इनके उद्देश्यों को दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। संस्था में प्रबंध और प्रशासन की दृष्टि से, सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से। संस्था की दृष्टि से लागत लेखों में अंकेक्षण के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे लागत लेखों की गणितीय शुद्धता को प्रमाणित करना, लागत लेखे पुस्तकों की पर्याप्तता का पता लगाना, लागत लेखे सिद्धांतों या सरकारी आदेशों के अनुसार रखे जा रहे हैं नहीं रखे जा रहे हैं, मटेरियल, लेबर और कैपिटल के प्रयोग की कुशलता और अकुशलता के संबंध में प्रबंधकों को जानकारी देना, लागत लेखों में जानबूझकर किए गए छल कपटों का पता लगाना, नई योजनाओं के औचित्य का परीक्षण करना, आंतरिक अंकेक्षण के कार्य को सरल बनाना, प्रत्येक उत्पादन की कुल लागत और प्राप्त इकाई लागत ज्ञात करना, चालू कार्य अंतिम रहतिया के उचित मूल्यांकन की जानकारी प्राप्त करना और लागत योजना के निर्धारण में प्रबंधकों को सलाह देना। सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भी इसके कुछ पर्पज़ हैं, जैसे इस बात का ज्ञान प्राप्त करना कि क्या लागत लेखे प्रॉपर वे में रखे गए हैं और उद्योग अपनी उत्पादित वस्तु का उचित विक्रय मूल्य वसूल रहा है या नहीं वसूल रहा है, और ये जानकारी के लिए कि क्या उद्योग को संरक्षण दिया जाना वांछनीय है, और ये जानने के लिए कि उद्योग का प्रबंध कैसा है, और ये पता लगाना कि उद्योग जनहित के विरुद्ध है या नहीं है। ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं के विक्रय मूल्य निर्धारित करना, इस बात की जानकारी प्राप्त करना क्या उद्योग को ऋण दिया जा सकता है, क्या उद्योग को बंद करना हितकर होगा। तो ये सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कॉस्ट ऑडिट के उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑडिट से एडवांटेजेस क्या हैं। तो कॉस्ट ऑडिट से बहुत सारे लाभ हैं, जैसे व्यावसायिक संस्था को लाभ, श्रमिकों को लाभ, इन्वेस्टर को लाभ, कंज्यूमर को लाभ, सरकार को लाभ, वित्तीय अंकेक्षक को लाभ। मतलब लागत अंकेक्षण द्वारा संस्था को लागत के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे वस्तुओं के विक्रय मूल्य निर्धारित करने में बहुत आसानी रहती है। इसके अलावा लागत के विभिन्न तत्वों में से कोई तत्व अगर व्ययशील है तो इस संबंध में प्लानिंग की जा सकती है। इस प्रकार जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें जो भी क्षय होता है उसको हम कम कर सकते हैं। कॉस्ट ऑडिट के लेखों से श्रमिकों को ये विश्वास हो जाता है कि उन्हें जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वह ठीक है, उनका किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जा रहा है। लागत लेखों के अंकेक्षण से लागत और विक्रय मूल्य का ज्ञान हो जाता है, जिससे इन्वेस्टर को ये पता लग जाता है कि उसके जो उसने विनियोग किया है वो कितने सेफ हैं, उनको प्रॉफिट या डिविडेंड के रूप में क्या मिलेगा। उत्पादन लागतों पर कंट्रोल करने से और जांच करने से उपभोक्ताओं को वस्तुएं
सस्ते मूल्य पर मिलती हैं, क्योंकि लागत लेखों को रखने का एक ही उद्देश्य होता है कि जो लागत है उत्पादन लागत उसको कम से कम रखा जाए। लागत लेखों के अंकेक्षण से सरकार को भी ये विश्वास हो जाता है कि वस्तु के विक्रय मूल्य सही तय किए गए हैं। इसके अलावा सरकार को उत्पादन शुल्क और भी जो कर लगाती है उसकी चोरी रोकने में काफ़ी हेल्प मिलती है और उपभोक्ताओं का शोषण नहीं हो पाता। लागत लेखों का अंकेक्षण हो जाने से वित्तीय अंकेक्षण का बहुत समय बच जाता है, क्योंकि उसको उत्पादन से संबंधित सारी मदों का अंकेक्षण नहीं करना पड़ता। कंपनी एक्ट में कॉस्ट ऑडिट के कार्य के विषय में कोई भी विशेष योजना या नियम नहीं दिए गए हैं, फिर भी कॉस्ट ऑडिट को ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले उसकी रूपरेखा या प्लानिंग बना लेनी चाहिए। ये योजना अंकेक्षण के उद्देश्य और लागत लेखों की प्रकृति के आधार पर बनानी चाहिए, जिससे अंकेक्षण कार्य न्यूनतम समय में और न्यूनतम लागत पर संपन्न हो सके, कर्मचारियों को भी कम असुविधा रहे। एक लागत अंकेक्षण की योजना कैसी होनी चाहिए, ये उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया और लागत लेखों के उद्देश्यों पर डिपेंड करती है। फिर भी हम एक अगर लागत योजना का फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसमें निर्माण प्रक्रिया को रखेंगे, फिर प्रपत्रों की जांच करेंगे, लागत केंद्रों की जानकारी लेंगे, लागत इकाइयों की जानकारी लेंगे, लागत लेखा पुस्तकों की जांच करेंगे, लागत लेखा विधि की जांच करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे। तो देखिए, अंकेक्षक को कंपनी द्वारा वस्तु के निर्माण की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, इसके लिए उसे प्रवाह चार्टों का अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस प्रकार का कच्चा माल खरीदा जाता है और किन किन प्रोसेस में वो माल गुजर के तैयार हो जाता है। साथ में ये भी देखना चाहिए कि कारखाने में किस कैटेगरी के श्रमिकों की आवश्यकता है और ये भी देखना चाहिए कि कारखाना कितनी शिफ्ट में चलता है और किस प्रकार की उसमें पावर का यूज़ होता है। उसे सभी टाइप के स्टाफ के स्ट्रक्चर की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि स्टाफ सफिशिएंट है या अधिक है या कम तो नहीं है। इसके बाद अंकेक्षक को उन सभी पेपर्स की एक एक कॉपी प्राप्त करनी चाहिए जिनका कंपनी में यूज़ हो रहा है और साथ में ये देखना चाहिए कि प्रपत्रों का जो फॉर्मेट है वो सूटेबल है या नहीं है, जो प्रपत्र उसमें यूज हो रहे हैं वो आवश्यकता से अधिक तो नहीं है। इसके साथ ही ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि लागत केंद्रों का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है और लागत इकाई का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है, ये कंपनी की प्रकृति को देखते हुए सही है या नहीं है। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि लागत लेखे के संबंध में कौन कौन सी बुक्स रखी गई हैं और इसकी एक लिस्ट भी प्राप्त करनी चाहिए। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि कंपनी द्वारा लागत लेखे की कौन कौन सी विधि अपनाई गई हैं, ये विधि निर्माण प्रक्रिया को देखते हुए सूटेबल है या नहीं है। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि कंपनी में किन किन के संबंध में डेटा कलेक्ट किए गए हैं और डेटा कलेक्ट करने की कौन सी प्रणाली संतोषजनक है। फिर ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि कंपनी में डेली, वीकली या जो मंथली या क्वार्टरली, हाफ ईयरली और या एनुअली कौन कौन सी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती हैं और इनमें से कौन सी यूज़फुल है, प्रबंधकों द्वारा इनका किस प्रकार यूज़ किया जाता है। और इसे ये भी देखना चाहिए कि कोई आवश्यक रिपोर्ट तैयार होने से छूटी तो नहीं है। लागत अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य समाप्त करने के बाद एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेजेंट करता है और ये रिपोर्ट कंपनी के फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के 120 दिन के अंदर दे देनी चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट की एक कॉपी कंपनी को भेजी जाती है। अगर लागत अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय में गवर्नमेंट को नहीं देता तो उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। कंपनी को लागत अंकेक्षक की रिपोर्ट मिलने की डेट से 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन और स्पष्टीकरण भेजनी चाहिए जिनके संबंध में रिपोर्ट में कुछ आपत्तियाँ उठाई गई हैं। रिपोर्ट की प्राप्ति और कंपनी से सूचना और स्पष्टीकरण की प्राप्ति के बाद यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और इन्फॉर्मेशन स्पष्टीकरण आवश्यक समझते हैं तो वे उसे मांग सकते हैं और कंपनी को ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन और स्पष्टीकरण ऐसे समय के अंदर सरकार को देने पड़ेंगे जो सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। कंपनी से आवश्यक स्पष्टीकरण मिलने के बाद सरकार इस रिपोर्ट पर कंपनी एक्ट या किसी अदर एक्ट के अंतर्गत ऐसा एक्शन ले सकती है जो जरूरी समझे। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ये आदेश दे सकती है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद होने वाली पहली जो वार्षिक साधारण सभा की सूचना के साथ इस रिपोर्ट को या इसके अमुक अंश को सदस्य के बीच वितरित किया जाए। लागत अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट देते समय पूरी स्वतंत्रता का परिचय देना चाहिए। उसे रिपोर्ट लिखते समय किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर लागत लेखों में कुछ एरर्स नज़र आएँ तो निडर होकर उसका उल्लेख रिपोर्ट में करना चाहिए।
लागत अंकेक्षण द्वारा लागत अंकेक्षण की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे उसमें कुछ बातें शामिल होती हैं कि जैसे अंकेक्षक उसमें देता है कि मैंने कंपनी एक्ट की धारा 233 के अंतर्गत कंपनी लिमिटेड के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त होने के बाद उपरोक्त एक्ट की धारा 209(1)D द्वारा निर्धारित लेखा पुस्तकों एवं दूसरे संबंधित लेखों का जो भी समाप्त होने वाले वर्ष का निरीक्षण कर लिया है और मैं रिपोर्ट देता हूँ। उस रिपोर्ट में वो मेंशन करता है कि मैंने सभी सूचनाएं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरी जानकारी और विश्वास के अकॉर्डिंग अंकेक्षण कार्य के लिए आवश्यक थे। कंपनी के द्वारा कंपनी एक्ट 1956 की धारा 209(1)D के अनुसार लागत लेखे और उचित लेखे रखे गए हैं, लेकिन अब कंपनी एक्ट जो 2013 बना है उसके अनुसार रखा जाएगा। जिन शाखाओं का मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया है उससे मेरे ऑडिट वर्क के लिए पर्याप्त और उचित विवरण प्राप्त हो गए हैं। उपरोक्त पुस्तकें और रिकॉर्ड कंपनी एक्ट जो संशोधित है 2013 द्वारा अपेक्षित और निर्धारित विधि के अनुसार सूचना देते हैं और मेरे नज़रिए में कंपनी के लागत लेखाक्रम संबंधी रिकॉर्ड ठीक रखे गए हैं, जिससे उत्पादन लागत, निर्माणी और खनन क्रियाएं जैसी भी स्थिति हों और उत्पादों के विपणन आदि के संबंध में ठीक एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकें। और इस रिपोर्ट के साथ जो भी नोट होते हैं, फुट नोट और जो वस्तु रिपोर्ट का अंग होते हैं जो मेरे निरीक्षण के अंतर्गत दिए गए हैं, इसके साथ ही वो डेट और अपने सिग्नेचर उसमें मेंशन करता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।